कुणाल शाह का क्रेड से अचानक एग्जिट करके मेटा के अंडर व्हाट्सएप का ग्लोबल सीईओ बनना क्यों इंडियन फिनटेक इकोसिस्टम का अब तक का सबसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। दूसरी तरफ एसी बनाने वाली अंबर एंटरप्राइजेज अब ओप्पो और वन प्लस के थ्रू स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में एंट्री कर रही है। क्या ये नया मूव इन्वेस्टर्स के लिए वाकई प्रॉफिटेबल प्रूव होगा? और तीसरी स्टोरी में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पर हुए साइबर अटैक और एप्पल और टेस्ला के ट्रेड सीक्रेट्स लीक होने की सच्चाई है क्या मामला उतना ही सीरियस है जितना कि रिपोर्ट्स में दिख रहा है? और आज की ट्रेंडिंग न्यूज में हम बात करेंगे स्पेसएक्स के हिस्टोरिक आईपीओ की। लिस्टिंग के तुरंत बाद एलॉन मस्क की कंपनी का स्टॉक अचानक क्रैश होकर अपने लिस्टिंग प्राइस के भी नीचे आ गया। क्या ये मार्केट्स की तरफ से एक बड़ा रियलिटी चेक है? इसके पीछे की पूरी कहानी वीडियो के एंड में। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और ये है मार्केट्स टुडे। अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से जुड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज और सिंपल एनालिसिस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक ऐसे चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसकी उम्मीद पूरे वेंचर कैपिटल यानी कि वीसी सर्कल में किसी को नहीं थी। फिनटेक स्टार्टअप क्रेड, जहां एक तरफ मेटा लेड फंडिंग राउंड के जरिए $900 मिलियन का भारी कैपिटल रेस करने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने अपने आइकॉनिक फाउंडर को ही खो दिया है। क्रेड के फाउंडर और सीईओ कुणाल शाह अब विल कैथकार्ट को रिप्लेस करके मेटा प्लेटफॉर्म्स की सब्सिडरी व्हाट्सएप के नए ग्लोबल सीईओ बनने जा रहे हैं। सवाल यहां पर यह है दोस्तों कि मार्क ज़करबर्ग ने कुणाल शाह पर इतना बड़ा दांव क्यों खेला? इसका जवाब छिपा है व्हाट्सएप के डिजिटल पेमेंट एम्बिशंस में। व्हाट्सएप के पास इंडिया में लगभग 50 करोड़ यूजर्स हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग फुटप्रिंट है। लेकिन मैसेजिंग में एब्सोल्यूट डोमिनेंस होने के बावजूद उनका पेमेंट इंजन दैट इज व्हाट्सएप पे देश के कंपेटिटिव डिजिटल पेमेंट्स मार्केट में बुरी तरीके से पीछे छूट गया है। मई 2026 के एनपीसीआई यूपीआई वॉल्यूम डेटा के मुताबिक व्हाट्सएप पे पूरे देश में 9th पोजीशन पर अटका हुआ है, जबकि कुणाल शाह का क्रेड 8th पोजीशन पर था। कुणाल शाह का रिकॉर्ड बिजनेस खड़ा करने में काफी फिनोमिनल रहा है। उन्होंने पहले पैसा बैग बनाया जो बाद में फ्री चार्ज बना और उसे उन्होंने 2800 करोड़ रुपए में सेल किया। इसके बाद 2018 में उन्होंने क्रेड को लॉन्च किया, जहां पर उन्होंने हाई क्रेडिट स्कोर वाले प्रीमियम यूजर्स का एक बहुत ही असरदार इकोसिस्टम खड़ा किया। साल 2019 से 2025 के बीच क्रेड ने 0 से लेकर 1.7 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स का काफी तेजी से स्केल अचीव किया और आज देश का 40% से ज्यादा क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट अकेले क्रेड प्रोसेस करता है। हालांकि क्रेड पर सालों से एक ही सवाल उठता रहा है, उनका प्योर नेट प्रॉफिट। स्टार्टअप इंटेलिजेंस डेटा के मुताबिक क्रेड अब तक स्ट्रक्चरल लॉस मेकिंग एंटिटी रही है। हालांकि कुणाल शाह ने यह दावा किया है कि कंपनी ने हाल ही में अपना पहला प्रॉफिटेबल क्वार्टर डिलीवर किया है। कुणाल शाह के एग्जिट के बाद अब बोर्ड ने मितेन संपत को इंटरिम सीईओ अपॉइंट किया है और उनका टारगेट कंपनी को पब्लिक लिस्टिंग यानी कि आईपीओ के लिए तैयार करना है। अब देखना यहां पर यह होगा कि कुणाल शाह व्हाट्सएप पे को मार्केट हैवी वेट कैसे बनाते हैं और क्रेड उनके बिना आईपीओ की जो सीढ़ी है वो कैसे चढ़ता है। क्या आपको लगता है कि कुणाल शाह का एक्सपर्टीज व्हाट्सएप पे को फोन पे और गूगल पे के बराबर खड़ा कर देगा? मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। हमारी दूसरी स्टोरी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के एक बड़े प्लेयर अंबर एंटरप्राइजेस से जुड़ी है। अंबर को दुनिया अब तक सिर्फ रूम एयर कंडीशनर्स, कंप्रेसर्स और हैवी कंपोनेंट्स बनाने के लिए जानती थी, लेकिन अब कंपनी ने ओप्पो इंडिया के साथ एक मेगा मैन्युफैक्चरिंग कोलैबोरेशन साइन करके स्मार्टफोन असेंबली बिजनेस में अपनी एंट्री का ऐलान किया है, जहां वो ओप्पो, वन प्लस और रियलमी के लिए हैंडसेट को असेंबल करेंगे। देखने के हिसाब से ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है, क्योंकि FY26 में इन 3 ब्रांड्स ने मिलकर इंडिया में लगभग 3.9 करोड़ स्मार्टफोन्स बेचे थे, जो हमारे डोमेस्टिक स्मार्टफोन इंडस्ट्री का लगभग 25.7% का मार्केट शेयर होल्ड करता है। लेकिन अगर हम मार्केट एनालिटिक्स को ध्यान से देखें, जूम इन करके देखें, तो ये ब्रांड्स इस वक्त अपने पीक ग्रोथ फेज में नहीं है। FY24 में इनका कंबाइंड शिपमेंट 4.14 करोड़ यूनिट्स था और मार्केट शेयर 28.5% था, यानी पिछले 2 सालों में इनका फुटप्रिंट थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। इस टफ सिनेरियो के बावजूद अंबर इस बिजनेस में क्यों उतर रहा है? इसका जवाब है सप्लाई चेन लोकलाइजेशन। स्मार्टफोन असेंबली का जो काम है वो अंधाधुंध वॉल्यूम पर चलता है, पर इसके मार्जिन्स काफी सस्ते और चैलेंजिंग होते हैं। अंबर ने टारगेट रखा है कि वो FY28 तक साल का 80 लाख स्मार्टफोन प्रोडक्शन हैंडल करेंगे, जिसे बाद में 1.5 करोड़ यूनिट्स तक स्केल किया जाएगा। लेकिन ब्रोकरेज इवैल्यूएशन के मुताबिक प्योर कॉन्ट्रैक्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में नेट प्रॉफिट मार्जिन मुश्किल से 1 से 1.5% के आसपास ही बैठता है और अंबर ने खुद भी सिर्फ 1.5 से 2% का ही मार्जिन गाइडेंस दिया है। तो असली कमाई फोन के प्योर असेंबली में नहीं है,
अंबर का लॉन्ग टर्म गेम एक्चुअली ये है कि इस वॉल्यूम के दम पर वो स्मार्टफोन सप्लाई चेन के डीपर लेयर्स में बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे। फिलहाल इंडिया में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का लोकल वैल्यू एडिशन सिर्फ 10 से 12% के आसपास है, जिसे अंबर अगले 5 सालों में बढ़ाकर 35 से 40% तक ले जाना चाहता है। अगर कंपनी स्क्रीन पैनल्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स यानी कि पीसीबीज और इंटरनल कंपोनेंट्स खुद लोकली बनाने में कामयाब रही तो ये सस्ता असेंबली कॉन्ट्रैक्ट उनके लिए एक बहुत ही बड़ा हाई मार्जिन ग्रोथ इंजन बन जाएगा। 1.5% के सस्ते असेंबली मार्जिन्स को देखते हुए क्या आपको लगता है कि अंबर एंटरप्राइजेस का एसी बिजनेस से निकलकर स्मार्ट डिवाइसेस में जाना उनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट में लिखिए। हमारी तीसरी स्टोरी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्पेस के ही सबसे सेंसिटिव और क्रिटिकल इशू से जुड़ी हुई है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने फॉर्मली कंफर्म कर दिया है कि उनके इंटरनल डिजिटल नेटवर्क्स पर एक साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ था, जिससे उन्होंने तुरंत रिस्पांस प्रोटोकॉल्स एक्टिव करके कंट्रोल में ले लिया। कंपनी का कहना है कि इससे उनके डेली बिजनेस ऑपरेशंस और फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन कैपेसिटी पर ₹1 का भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आया है। लेकिन इस क्लैरिफिकेशन के पैरेलल एक डेंजरस रैंसमवेयर ग्रुप वर्ल्ड लीक्स ने डार्क वेब पर एक बड़ा क्लेम किया है। उनका दावा है कि उन्होंने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्फिडेंशियल डेटा ब्रीच कर लिया है और लगभग 630 GB की साइज वाले 2 लाख से ज्यादा इंटरनल फाइल्स को डार्क वेब पर लीक कर दिया है। सबसे हैरत की बात यहां पर यह है कि इन लीक्ड फाइल्स में एप्पल और टेस्ला के कॉन्फिडेंशियल कंपोनेंट डिजाइन्स, डिटेल्ड इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशंस और सप्लायर डॉक्यूमेंट्स शामिल होने का दावा किया गया है। चूंकि इसमें एप्पल और टेस्ला जैसे ग्लोबल जायंट्स के नाम जुड़े हुए हैं, इसलिए क्यूपर्टिनो और वॉल स्ट्रीट दोनों पर एक तरीके से सनसनी फैल गई। हालांकि इन्वेस्टिगेशन से जुड़े लोगों के मुताबिक एप्पल इस इंसिडेंट को फिलहाल कोई मेजर ऑपरेशनल थ्रेट नहीं मान रहा है। इनिशियल एनालिसिस से यह पता चला है कि लीक हुआ सारा मटेरियल एक्चुअली काफी पुराना था, जो कि लगभग साल 2021 के आसपास का है और इसमें कोई भी करंट या फिर हाईली सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा एक्सपोज नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी यह इंसिडेंट दुनिया को एक बहुत ही बड़ा वार्निंग अलर्ट देता है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इस वक्त एप्पल की चाइना +1 स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा इंडियन हीरो है। देश में बिकने वाले और यहां से एक्सपोर्ट होने वाले कुल आईफोन्स का लगभग 1/3 यानी कि 1/3 प्रोडक्शन अकेले टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हैंडल करता है, जबकि बाकी शेयर फॉक्सकॉन के पास है। देखिए, सरकार का जो टारगेट है वो ये है कि इंडिया को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाना है, पर हमारी मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग अब सिर्फ लोहे और मशीन्स तक लिमिटेड नहीं है, वो पूरी तरीके से डेटा ड्रिवन हो चुकी है। हाई एंड डिजाइन्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स ही इस बिजनेस की असली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं। ऐसे में ये जो लीक्स हैं वो इस बात का रिमाइंडर है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जीतने के लिए इंडिया को साइबर रेजिलियंस और सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की भी उतनी ही जरूरत है जितनी की जमीन पर खड़ी फैक्ट्री लाइंस की। क्या इस इंसिडेंट के बाद देश के मेड इन इंडिया नैरेटिव को एक धक्का लगेगा? आपको क्या लगता है? अब ट्रेंडिंग न्यूज, एलॉन मस्क की स्पेस टेक कंपनी स्पेसएक्स की वॉल स्ट्रीट पर लिस्टिंग पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल हिस्ट्री के सबसे हॉट और हाइप्ड इवेंट्स में से एक थी। सैटेलाइट्स, स्टारलिंक के 63% एबिटा मार्जिन्स और मार्स मिशन के बहाने इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक को ऐसी प्रीमियम प्राइसिंग दी कि कंपनी का वैल्यूएशन मिनटों में बढ़ गया। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि ट्रेडिंग शुरू होने के महज कुछ ही दिनों के अंदर स्पेसएक्स का स्टॉक अचानक क्रैश होकर अपने ऑफिशियल लिस्टिंग प्राइस के भी नीचे ट्रेड करने लगा है। तो अब सवाल तो ऑब्वियस है यहाँ पर कि क्या दुनिया का स्पेस और एआई ड्रीम अब ठंडा पड़ा है? टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये कोई स्ट्रक्चरल फेलियर नहीं है, ये मार्केट का एक प्योर वैल्यूएशन रियलिटी चेक है। जब किसी आईपीओ के साथ एलॉन मस्क या जनरेटिव एआई का नाम जुड़ता है तो रिटेल और इंस्टीट्यूशनल एक्साइटमेंट इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि स्टॉक के वैल्यूएशंस ग्राउंड रियलिटी और करंट कैश फ्लो से काफी आगे निकल जाते हैं। जैसे ही लिस्टिंग का जो इनिशियल रिटेल फ्रेंजी था वो ठंडा हुआ, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने एक्सपेंसिव मल्टीपल्स पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ये साफ सिखाता है कि दुनिया का सबसे फ्यूचरिस्टिक स्टॉक भी मार्केट के कोर मैथमेटिकल वैल्यूएशंस के रूल्स से बच नहीं सकता। अगर आप डिटेल में स्टोरी को जानना चाहते हैं देन कमेंट में लिखिए स्पेस एंड आई विल कवर इट हियर इन मार्केट्स टुडे। तो आपको आज का ये एनालिसिस कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को एक बड़ा सा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अप स्टॉक्स के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग ऑन अप स्टॉक्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.